हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए स्पेशली नाइन्थ साइंस 2 का पेपर जो आपके आने वाले एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर आपको काफी पसंद आएगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से वो क्लियर होने वाले हैं। तो लुक एट दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जिसका मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है। इसका मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलने वाला है आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर की किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो लुक एट दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर क्लियर कट नहीं था, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, तो थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। इट विल हेल्प यू टू फॉर क्लियर विजिबिलिटी। ओके, सो दिस इज द पेज नंबर 1 जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेक्शन ए के अंदर 5 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और सबसे पहला एमसीक्यू आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड का एक सिंपल काम है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ऑक्सीजन से, जो भी फ्लूइड्स है, उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड, क्योंकि वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लाइट इज डैश वेव। लाइट किस टाइप का वेव है? तो वेरी गुड, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किस टाइप का वेव है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, डैश कंट्रोल इंसुलिन एंड ग्लूकोजन लेवल्स। कौन सा हॉर्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकोजन लेवल कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोमेटोस्टेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सोमेटोस्टीन। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक वैरायटी ऑफ काउ। इसमें से काउ की कौन सी एक्सोटिक वैरायटी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हार्मोन वाला सवाल था मैंने जो अभी आपको करवाया, तो यहाँ पे यू लुक एट दिस, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सोटिक वैरायटी ऑफ काउ कौन सा था? ओके, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पेज नंबर 177 के ऊपर जा सकते हो अगर उसके बारे में आपको डिटेलिंग में पता करना है। तो ये भी मत भूलना, जस्ट आप अपना कॉपी और टेक्स्ट बुक साथ में रखो। तो आप जैसे मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, थोड़ा एटलीस्ट वहां पे जाके आप अगर देखोगे तो उसके आसपास की चीजें पे भी आप नजर डाल दीजिएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हम फोर्थ की बात ही कर रहे थे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वैरायटी ऑफ काउ। इसमें काउ की एक्सोटिक वैरायटी कौन सी है? हॉल्स्टीन। यहाँ पे आप आओगे अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 206। आई होप आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लेके बैठे हो तो। यू कैन सी दैट द इंडियन वैरायटीज ऑफ काउ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक्सोटिक वैरायटी ऑफ काउ के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, होल्स्टीन इज द एक्सोटिक वैरायटी ऑफ द काउ और बाकी बची हुई यहाँ पे इंडियन वैरायटी या और कुछ हो सकता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजनस बेस इन absent इन द आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस, कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है? वो मतलब डीएनए के अंदर सिर्फ प्रेजेंट है लेकिन आरएनए के अंदर वो नहीं है। तो आप सभी को समझ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थाइमीन। आपको पता है कि थाइमीन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन द आरएनए। ध्यान रखना, गलती से यूरासिल आंसर करके आ गया। ये जिसी भी स्टूडेंट का ये पेपर है उसने यूरासिल करके आया, तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा आरएनए नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो उसका आंसर हो जाएगा थाइमीन, ठीक है ना। और थाइमीन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। क्या लिखा हुआ आपको? मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनल। तो मॉलिक कौन सा आरएनए, मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनल्स, मतलब राइबोसोम का पार्ट है। आरएनए का ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल राइबोसोम्स का पार्ट है? तो वो कौन सा आरएनए है? वो है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए। इट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, गिबरलिन और थाइमोसिन, इन चारों में से कौन सा ऑड वन आउट हो जाएगा? देखो ये सारे हार्मोन्स के नाम लिखे हैं। अब इसमें से नहीं कोई हार्मोन्स ह्यूमन बीइंग का हार्मोन्स है, इंसानों का हार्मोन्स है, और कुछ हार्मोन्स यहाँ पे एक आध हो सकता है प्लांट का हार्मोन। तो अगर आप गिबरलिन की बात करोगे तो गिबरलिन एक प्लांट हार्मोन्स है और बाकी बचे हुए हमारे इंसानों का हार्मोन है, मतलब हमारे अंदर प्रेजेंट होने वाले हार्मोन्स है। तो आप इन सारे के नाम अच्छे से देख सकते हो। देखो, ऑक्सीटोसिन, फिर आप देखोगे थाइमोसिन, और फिर यहाँ पे आप देखोगे प्रोलैक्टिन। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे इंसानों के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये उनके हार्मोन्स हैं, उनके द्वारा सिक्रेट करे जाने वाले हार्मोन्स है। बट आप अपने टेक्स्ट बुक के में थोड़ा सा तो आप अपने
अगर पेज नंबर 169 के ऊपर आते हो तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे गिबरलिन जो हॉर्मोन्स है वो प्लांट का हॉर्मोन्स है, और वो प्लांट के स्टेम को किसमें हेल्प करता है, इलोंगेशन करवाने में। किसमें हेल्प करता है, इलोंगेशन में। उसी तरीके से आपको थोड़ा सा रीड करना है पेज नंबर 169 पे जाके ऑक्सिन के बारे में, अब्सिसिक एसिड के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में जस्ट आप रीड कर लेना, इट विल हेल्प यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको आंसर समझ में आ गया। तो गिबरलिन लास्ट वाले का, the earth atmosphere allow almost all the excess coming from the space। क्या ये आंसर ट्रू, इसका आंसर जो होगा ट्रू या फॉल्स होगा? तो सच बात तो यहाँ पे आपको ये वाले पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझ जाएगा कि एक्सरे वर यूज इन द टेलीस्कोप, एक्सरे वर यूज इन द टेलीस्कोप, चंद्रा हैज द गिवन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्स एंड गैलेक्सी, टेलीस्कोप आर नेम एज द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो ये जो एक्सरे वाला टेलीस्कोप है ये इनडायरेक्टली सैटेलाइट में लगाया हुआ है। तो सैटेलाइट में लगाया हुआ है, इसका मतलब वो अर्थ के बाहर है। अब अर्थ के बाहर लगाने के पीछे का कारण यही था कि अर्थ के ऊपर जो एक्सरेज आती है वो एटमॉस्फेयर की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, या हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर उन एक्सरेज को गायब कर लेता है बीच में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो भी हमारे एक्सरेज वाले टेलीस्कोप होते हैं हम उसको अर्थ के बाहर लगाते हैं। बट यहाँ पे स्टेटमेंट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अर्थ एटमॉस्फेयर एलोज ऑलमोस्ट ऑल द एक्सरेज। क्या अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्सरेज को एलो करता है? तो ऑब्वियसली सारे को एलो नहीं करता, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो एलो करता तो हम लोग अपने टेलीस्कोप को सैटेलाइट के थ्रू बाहर भेजते ही नहीं, हम अर्थ पे बैठ के ही एक्सरे को कैप्चर कर लेते। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सॉरी, तो पहले इपिथेलियल की बात करते हैं। चलो, तो अकॉर्डिंग टू मैंने जैसा बनाया तो इपिथेलियल की बात करते हैं। तो इपिथेलियल क्या करता है, वॉल्स ऑफ एल्वोली, मतलब आपके जो लंग्स के अंदर एल्वोली प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन और यू कैन से द गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज करने का जहाँ पे काम होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल में इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है एडिपोस टिश्यू और कार्टिलेज। एडिपोस टिश्यू आपको पता है मतलब क्या, पेट का जो चर्बी वगैरह होता है, फैट्स होता है, वहां पे आपका एडिपोस टिश्यू है। और अगर हम कार्टिलेज की बात है तो कान का जो इलाका होता है जो एकदम मतलब नॉट लाइक बोन्स, वो एक हड्डी भी नहीं है, एक स्मूथ हड्डी आप बोल सकते हो, जो जिसको हम मूव कर सकते हैं, बराबर ना, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना? नेक्स्ट। ओके, ये तो बड़ा इजी है। दिस इज द, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने दूंगा एज अ चैलेंज नंबर 1। तो लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीकिंग, जो हम बोलते हैं वो हमारी वॉलेंटरी एक्शन है। क्यों बोला मैंने वॉलेंटरी एक्शन है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वॉलेंटरी एक्शन। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो भी हो रहा होगा वो क्या है, वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी? तो आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में एज अ चैलेंज नंबर 1 करके बताना है। नेक्स्ट, गिव द साइंटिफिक रीजन। एनी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? तो इसका सबसे पहला आंसर है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला तो देखो, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया टू द ह्यूमन बींग। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, भले वो वायरस हो, भले वो बैक्टीरिया हो, या भले वो इंसान हो। पहली बात तो ये इतना इंपॉर्टेंस है डीएनए का। दिस मॉलिक्यूल कंट्रोल, अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल क्या कंट्रोल करता है, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए का मॉलिक्यूल क्या कंट्रोल करता है? तो सारे फंक्शनिंग कंट्रोल करता है बॉडी की। फिर ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की कितनी ग्रोथ होने वाली, हेयर कलर, लुक वाइज सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा डीएनए। और डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है, जिसमें होता है माइटोसिस एंड मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेक्सुअली यू कैन से द गैमेट्स का मियोसिस होता है। तो वो सारी बातें हम 10th में पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल पे कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है बड़ा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है, तो उसके जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो के मल्टीपल सेल्स बनते जाते हैं और उसकी ग्रोथ आपको दिखती है, बराबर कि नहीं? तो इस तरीके से डीएनए सारी चीजें कंट्रोल करता है, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से वी कॉल्ड इट मास्टर मॉलिक्यूल। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मेरा आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के पीछे का यही मोटो है कि आप एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ड्यू टू द एग्जामिनेशन एटलीस्ट आप लोग दिल से तो पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो उस सीरियसनेस का मैं इस्तेमाल करके एटलीस्ट आप तक वो सारा नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि कौन सा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करने वाले, कौन सी पीडीएफ आपको देनी है, कहाँ पे मैं आपसे को सेंड कर सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। तो वो टेलीग्राम की सबसे पहली लिंक है, मैंने दे रखी है, तो जस्ट जाके वो टेलीग्राम के चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो। इट विल हेल्प यू टू फाइंड द लेटेस्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करने वाले हैं आने वाले समय में आपके लिए। और दूसरी अगर मैं बात करूंगा, तो हमने अब तक इस क्वेश्चन पेपर के साथ में इस चैनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और टेलीग्राम पे भी मैं दे देता हूँ बार बार लिंक उनकी। तो आप वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके सारे 9th स्टैंडर्ड के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। करेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइंस के हर एक चैप्टर का हमने आईएमपी अपलोड किया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। हर एक चैप्टर का आईएमपी। और मेरा मानना कि क्वेश्चन पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आईएमपीज होते हैं। जो स्टूडेंट उस पर कमेंट करके हमें बताते हैं कि सर आपके आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो जस्ट डू दिस, ये 3 काम आप कर लो। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सॉल्व द मोर क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल बिफोर योर एग्जामिनेशन, एंड या आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी साइंस का टिक करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लिम पर्सन, मतलब जो पतला पर्सन होता है, आई एम वेरी स्लिम पर्सन, स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड, मतलब हाँ ठंडी लगता है यार, ज्यादा ठंडी में, बराबर ना, बट मुझे नहीं लगता है। स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड इन विंटर देन द दोज ऑफ द हु इज द ओबेस, मतलब जो मोटे लोग होते हैं, जो फैट होते हैं, उनको ज्यादा ठंडी नहीं लगता है एज कम्पेयर टू स्लिम से। तो इसके पीछे रीजन क्या था? देखो, जब आप में मोटापा है या आप थोड़े हेल्दी हो, मैं मोटापा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हेल्दी हो अगर आप, तो आपके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? आपके अंदर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ज्यादा मात्रा में, चर्बी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें अंदर फैट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो उसके अंदर जो फैट्स होता है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में स्टोर है। तो अगर जब ऐसा होगा, तो एडिपोज टिश्यूज एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो गुड इंसुलेटर के तरह काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? तो अगर मान लो कोई दीवार इंसुलेटर है, तो वो अपने अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। तो अगर किधर किसी बॉडी के अंदर की गर्मी अगर बाहर नहीं जा रही, किसी इंसान के बॉडी के अंदर की गर्मी अगर बाहर नहीं जा रही है, तो वो इंसान हमेशा गर्म ही रहेगा। तो ठंडी में ज्यादा उसको ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर का काम करे, दैट्स व्हाई। ओके, दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इन द कोल्डर रीजन। तो अगर आप हेल्दी हो, तो अगर आप गर्मी वाले इलाके में ज्यादा ठंडी वाले इलाके में ज्यादा रहते हो, तो आपकी बॉडी आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करेगी, आपको गर्म रखने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। Hence, animal in the cold regions have the layer of fat below their skin. तो जो एनिमल कोल्डर रीजन मतलब ठंडी वाले इलाके में होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है? एक लेयर होती है स्किन के नीचे फैट की, तो उनको हेल्प करती है गर्म रखने में। ओके, एन इंजुरी टू द मेडुला ऑब्लोगेटा कैन लीड टू द डेथ। अगर आपके मेडुला ऑब्लोगेटा में इंजुरी आ गई, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा क्यों? इतना ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? तो मेडुला ऑब्लोगेटा कंट्रोल, जो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेटा, वो क्या कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी की सारी इनवॉलेंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, बराबर ना। अब इनवॉलेंटरी रिएक्शन का मतलब क्या? आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करता है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, सिक्रेशन ऑफ द सलिवरी गट्स, पेरिस्टेलिसिस जो भी है उसको कंट्रोल करता है। तो आपका मतलब इनवॉलेंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला ही सिस्टम अगर आपके बॉडी में खराब हो जाएगा, तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके हार्ट बीट बंद हो सकते हैं, आपका रेस्पिरेशन लेना मतलब सांस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो डॉक्टर डेथ होना फिक्स ही है, बराबर ना। इंजरी टू द मेडुला ऑब्लोगेटा may result in the stop of the heartbeat and breathing leading to the death। ठीक है, हार्ट बीट और ब्रीथिंग दोनों रुक सकती है और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या है? एंड हाउ इज एक्सक्रीशन इन द प्लांट यूजफुल इन द ह्यूमन बीइंग? तो यहाँ पे जो पहला सवाल है, व्हाट आर द, क्योंकि ये वाले का आंसर मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए ना उनमें दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको आपको चाहूंगा कि आप लोग जस्ट, और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है, आपने इसको पढ़ा भी होगा और आपको चुटकियों में इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का आंसर आपको एज चैलेंज नंबर 2 देना चाहता हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग आप में से सीरियसली कमेंट सेक्शन में टाइप करने वाले आंसर। ओके, चैलेंज 1 में दे चुका हूँ और चैलेंज नंबर 3 आपके लिए ये है। तो एक्सक्रीशन प्लांट का कौन सा जो इंसानों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है इस तरीके का डायग्राम या इस तरीके से फ्लो चार्ट, इसको आपको फिलअप करना है। तो कैसे करेंगे? आपको न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ,
अब न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा तो न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बनता है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसके अंदर होता है शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेसिस, ये मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो आपको पता है एडेनाइन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से आपको ये फ्लो चार्ट को क्या करना था, कंप्लीट करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो यहाँ पे अगर आप ये 2 पॉइंट लिख के आओगे जो मैंने आपको दे रखे, बस आपका काम हो जाएगा। आप इसको जाके लास्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जीएमआरटी के बारे में, ओके ना, कहाँ पे प्लेस किया हुआ उसके बारे में बताया, और मैंने अभी दूसरे पॉइंट में यहाँ पे उसका यूज लिखा है, ताकि आप उसको पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। हैविंग द वेवलेंथ ऑफ द अबाउट मीटर एंड कमिंग फ्रॉम द प्लेनेट स्टार टू द स्टडी ऑफ द दस हेवनली बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, राइट द कॉजेस एंड द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम आपको पता है, और उसके कौन कौन से सिम्टम्स है, मेरे सारे सिम्टम्स आपके लिए यहाँ लिखे शॉर्टकट में। मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, शॉर्ट हाइट, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर कोई डाउन सिंड्रोम, ये हेरिडिटरी टाइप का डिसीज है, उससे अगर सफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो monohybrid cross between the round, remember thing, round pea plants that is RR से रिप्रेजेंट किया है, एंड wrinkle जिसको RR से रिप्रेजेंट किया है, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना। तो अगर मेरे को पता, जहां तक पहले जब भी ऐसा सवाल आए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना, तो जस्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट डेफिनेशन कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल, आप सभी को पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके अंदर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, शेप की बात कर रहे हैं। और शेप कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पे शेप हो सकता है कौन सा, अभी हमने बताया, राउंड या रिंकल, बराबर की नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं, दैट इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वी आर ओनली टॉक अबाउट, हियर वी ओनली टॉक अबाउट शेप्स। ओके, यहाँ पे शेप के साथ में हमने हाइट नहीं लिया है, शेप के साथ में कलर ऑफ फ्लावर नहीं लिया, नहीं तो उसको हम बोलते हैं डायहाइब्रिड। यहाँ तक समझा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और मुझे जहां तक अंदाजा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने ये अपने टेक्स्ट बुक का जो टेबल है इसी को रटा होगा, और अपने टेक्स्ट बुक के टेबल में टॉल एंड ड्वार्फ के बारे में दिया है, राउंड और रिंकल के बारे में दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, बड़ा सिंपल है यार। टॉल और ड्वार्फ दिया, टॉल को हटाओ, ड्वार्फ को हटाओ, यहाँ पे क्या कर दो, फिर राउंड कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, रिंकल कर दो। बात समझ में आ रही है मेरी, दैट्स इट, इतना तो काम करना है। अब राउंड है तो कैपिटल आर, और रिंकल है तो छोटा आर। दो आर में से यहाँ पे एक आर ले लो, दो आर में से यहाँ पे एक आर ले लो, दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा आर आर, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको हम लोग F1 भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे सॉल्व करना, आप पढ़ के एक ही जाना है, बाकी मॉडिफिकेशन करना है। आ गया। अब यहाँ पे टॉल तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आर आर, यहाँ पे भी हम लोग बड़ा आर, यहाँ पे टॉल वगैरह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राउंड, क्या लिखेंगे, राउंड, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, राउंड। क्यों राउंड लिखा, क्योंकि देखो अगर आर और आर आया तो उसमें डोमिनेंट कौन होता है, कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, तो उसका शेप की अगर मैं बात करूंगा तो राउंड ही होगा, रिंकल शेप तो थोड़ी होगा। बात समझ में आया, दैट्स व्हाई वी राइट हियर राउंड। तो फिनोटाइपिक हो गया राउंड और राउंड, जीनोटाइपिक हो गया ये आर 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 आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी टी नहीं लिखेंगे, देखो ये आर और आर है, तो इसका कैपिटल आर इधर, इधर छोटा आर, इधर वापस कैपिटल आर, और इधर छोटा आर आ गया। अब यहाँ पे वापस आर, छोटा आर, यहाँ पे अगर आप मैच करोगे, देखो आर है इधर और छोटा आर है इधर, तो वापस इधर आर आर, इधर बड़ा आर या छोटा आर, और इधर देखो छोटा टी छोटा टी छोटा टी छोटा आर छोटा आर आया। अब बात करूंगा फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो मतलब किस तरीके का दिख रहा है, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो बड़ा आर, बड़ा आर, और इसमें भी बड़ा आर है, तो अगर बड़ा आर है मतलब वो कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बोलूं राउंड इज टू रिंकल, ऐसे कितने हैं, तो अगर आप मैं पूछूंगा राउंड कितने हैं, तो आप बोलोगे राउंड टोटल 3 है, और रिंकल कितना है, रिंकल 1 है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, बड़ा सिंपल है। और अगर मैं पूछूंगा जीनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ पे जीनोटाइपिक का मतलब आपको समझाना बड़ा जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझते नहीं, यहाँ पे हम लोग रट लेते बहुत सारे स्टूडेंट। तो उसका मतलब देखो, जीनोटाइपिक का मतलब यहाँ पे जीन्स में बदलाव आ रहा है क्या, तो आप देखोगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, ओके, यहाँ पे कैपिटल आर होना चाहिए पहले वाले में, लेकिन ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई थी मेरे से। हाँ, फिनोटाइपिक रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखोगे जीनोटाइपिक में कैपिटल आर है,
बड़ा आर है, छोटा आर है, और फिर छोटा आर, छोटा आर है, तीनों अलग अलग। अब बोलूंगा कैपिटल आर कितनी बार आया है? एक बार। बड़ा आर छोटा आर कितनी बार आया? दो बार, आप देख सकते हो। और छोटा आर कितनी बार आया? एक बार। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, जिसमें 1:2:1 आ गया। मतलब उसके अंदर हम लोग अंदर जाके देख रहे, जीन्स के अंदर देख रहे। और फिनोटाइपिक में हम सिर्फ शेप देखते हैं, जीन्स किस टाइप का प्रेजेंट है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर छोटा आर है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पे आपको इस टेबल को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो आपको पता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप सो इतना दोनों समझ में आया आपको। उसके बाद अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है पहला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हम पेरिफेरल की बात करेंगे तो स्कैनियल नर्व होती है जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और स्पाइनल नर्व जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। फिर अगर हम लोग ब्रेन के अंदर आएंगे तो उसके पार्ट्स होते हैं, पहला है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और भी एक और पार्ट है, वो कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताना आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट, इतना सिंपल सवाल आता है। और आई होप सो अगर ये आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे एफर्ट्स आपको फील हो रहे होंगे। मैं कोई भी बिना मतलब का मोटिवेशन नहीं देना चाहता आपको, बिकॉज आई बिलीव मेहनत में सब कुछ है। अगर आप जब जिस टाइम आप रियल मेहनत करते हो, यू डोंट नीड मोटिवेशन। तो यार आपको इस मोटिवेशन की जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए वीडियो को। 1000 लाइक अगर आ जाने चाहिए, क्योंकि ये मैं बात पहले बोलना चाहता था वीडियो के स्टार्टिंग में, बट वीडियो के स्टार्टिंग में इसके लिए नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि वीडियो को क्लिक करते कुछ देर देखते हैं और फिर वो लोग वीडियो देखना बंद कर देते हैं, उनमें उतना पेशेंस नहीं है। यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप में सच्ची लगन से और सच्ची तरीके से पढ़ने का जज्बा है। और दैट्स वाई मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जब लाइक करते हो तो ज्यादा खुशी होती है कि हाँ जेन्युइन स्टूडेंट ने लाइक किया। वीडियो को पहले बोलता तो कुछ वो भी स्टूडेंट होते हैं जो 2 मिनट के बाद छोड़ के जाने वाले वीडियो को, वो लाइक करेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना, एटलीस्ट मैं समझूंगा कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे उन्होंने लाइक किया है वीडियो को, तो मेरा कंटेंट आप तक सही तरीके से पहुंचे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमेंट जरूर करना हर क्वेश्चन का जो भी मैं आपको पूछे जा रहा हूँ, तो उससे लगता है कि हाँ हमारा कनेक्शन बैठ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें पिछले वाले, जस्ट वेट, तो ये थोड़ा सा नहीं आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे टेलीस्कोप आपको दे रखा है, और जो भी टेलीस्कोप का डायग्राम दिया है उसको कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला तो पूछा है कि टेलीस्कोप किस टाइप का है, इस टेलीस्कोप का नाम बताओ, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा कि लेबल करो, जो भी डायग्राम में जो भी लेबलिंग आप कर सकते हो वो सारी लेबल करनी है। और विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज, और इस टेलीस्कोप में कौन कौन सा मिरर का इस्तेमाल हुआ। तो मैंने ये टेक्स्ट बुक का आपके फिगर ले लिया है अच्छे से, एंड अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये वाला टेलीस्कोप दिया था। तो यहाँ से हमें पहला तो पूछा था कि भाई किस टाइप का टेलीस्कोप है, कैसग्रेन टाइप का टेलीस्कोप है, इसका नाम है, ठीक है ना। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसा टेलीस्कोप है, कैसग्रेन कैसा टेलीस्कोप है, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब इसमें पूछा था किस टाइप के इसके अंदर मिरर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल भी किया गया और इसके अंदर कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब यहाँ पे मेन तो मिरर कॉनकेव मिरर है, जो मैंने मार्किंग नहीं किया है यहाँ पे, जिस तरफ मेन मिरर कॉनकेव मिरर, और फिर इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया हुआ, कॉनकेव। और अगर लेबलिंग की बात करूँ तो डायग्राम में देखो लेबलिंग कर रखी है, तो यही लेबलिंग आपको करनी है अच्छे से एग्जाम के अंदर। तो डायग्राम आपको अच्छे से नोट अपने जो भी आंसर शीट होगा उसमें बनाना है और फिर लेबलिंग कर, ठीक है, टीचर खुश हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यू कैन से दैट अच्छे से देखो, ठीक है। अब आपको ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको अपने लिए होमवर्क दूंगा, बड़ा सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किडनी का शेप दे रखा है, अगर आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा तो दिस द शेप ऑफ द किडनी आपको पूरा दे रखा है। और यहाँ पे एक आपको पता किडनी के ऊपर ऐसा कुछ होता है, बराबर कि नहीं, देखो ध्यान देना, किडनी के ऊपर ऐसे कुछ होता है, तो इसका नाम क्या है, मतलब ये ए वाला पॉइंट है, बराबर कि नहीं। अगर आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है वो बी वाला है, और ये वाला पॉइंट जो आपका यहाँ पे है वो सी वाला है, आप देख सकते हो सी वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई पहले तो एबीसी को आइडेंटिफाई करो। समझ में आया आपको, आइडेंटिफाई आप लोग कर लोगे, यूरेटर गोल ब्लैडर जो भी है आप पता कर लोगे, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। राइट द फंक्शन ऑफ ए, यहाँ पे जो ए जो है ना उसका फंक्शन बताओ। देखो ए जो यहाँ पे है, आपको इतना हिंट में दे सकता हूँ कि ये ग्लैंड है एक तरह का, अब ढूंढ लो पिट्यूटरी ग्लैंड या कौन सी ग्लैंड। ऑब्वियसली नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है पता कर लो।
मैं बताऊं ये कहाँ मिलेगा, ये वो वाले टॉपिक पे मिलेगा जहाँ पे आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में दे रखा है। वापस सुन ला, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में दे रखा है। ग्लैंड का नाम तो डायग्राम से पता चल जाएगा, लेकिन उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच पार्ट फंक्शन, जो फंक्शन है वो आपको वहां मिलेगा। और विच पार्ट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूटेरस, आपको पता है ये किडनी है और ये आपका यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक यूरिन कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो जिससे यूरिन आ रहा है उसका नाम क्या है वो पूछा। तो बड़ा सिंपल है। आई होप सो आपको समझ में आया क्वेश्चन। जरूर कर लेना, सारे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बस आपको ये बता देना कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा चैलेंज दिया था। तो आई थिंक मैंने चैलेंज नंबर 3 दिया था, और अब मैं आपको यहाँ पे चैलेंज नंबर 4 के नाम पे आपको देना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किडनी का बेस पे था। चैलेंज नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपका चैलेंज नंबर 4, ये हो जाएगा आपका चैलेंज नंबर 5, और ये हो जाएगा आपका चैलेंज नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो आई होप सो ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जाओगे आपको सारी बातें चल जाएगी। तो ये आपको पता है टिश्यू कल्चर के रिलेटेड ये डायग्राम है, करेक्ट है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई का नाम लिखना है। तो ये वाई वाला स्टेज कौन सा और एक्स वाला स्टेज कौन सा, डायग्राम में जाके चेकआउट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछिए कि भाई बताओ एक्स और वाई स्टेज कौन सा है, फिगर का नाम बताओ, तो ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर का फिगर है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के फायदे क्या है आप सभी को पता होगा। टिश्यू कल्चर की मदद से हम लोग ऐसे क्रॉप जनरेट कर सकते हैं जो क्या हो, बीमारी से मुक्त रहे, वो स्ट्रेस हैंडल कर सके एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। बस मैं इससे आपको ये समझाना चाहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको रेडी रहना, ठीक है। अगर ये वाले क्वेश्चन को जो ऑब्जर्व करोगे, आपको क्रोमोसोम के बारे में दिया रखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के रखा है, अगर नहीं दिख रहा तो टाइप्स, क्रोमोसोम के टाइप कौन कौन से होते हैं, वेरी गुड, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एनासेंट्रिक, जो भी है, दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं, एग्जाम में आया है देखो इस टाइप का क्वेश्चन। और फिर बोला क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको पता है पी आर्म्स होता है, और फिर क्या होता है क्यू आर्म्स होता है, और बीच में क्या होता है सेंट्रोमर होता है, क्या होता है सेंट्रोमर। तो ये आपको इस तरीके से, ये इतना सा इजी वाला चार्ट था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सवाल के पूछे पूछे तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से पैराग्राफ पूछा जाता है, और पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैराग्राफ को रीड करके, इंग्लिश में जैसे हम पैराग्राफ को रीड करते हैं ना, वैसे पैराग्राफ को देखो, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी दिख रहा होगा, पैराग्राफ को रीड करके आपको आंसर बताने हैं। किसके आंसर, ये क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना सारा काम बढ़िया से कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आप लोग जरूर जरूर अपने एग्जामिनेशन कर लेना। तो इस वीडियो के पीछे का मोटो मेरा एक ही था कि आपको एटलीस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चले, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक जरूर करना। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो। कुछ बता रहा हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बड़ा जरूरी है मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। अभी कुछ मेरे सेशंस आने वाले हैं एंड में, जो आपको हेल्प करेंगे आपके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी। और डेफिनेटली इंग्लिश वगैरह के लिए भी हम लोग कल जरूर ट्राई करने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लाइफ जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा नहीं चलती, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ करें, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके लिए माफ जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। समझ के पढ़िएगा, लाइफ को एक्सप्लोर कीजिएगा, नई नई चीजें सीखिएगा। सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई भी आई डोंट लाइक इट, थोड़ा सा खुलो, अच्छी चीजें सीखो। स्नैपचैट से दूर रहिएगा, इंस्टाग्राम से दूर रहिएगा जितना हो सके। हाँ, आप उसको एज ए बिजनेस इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप में कोई कला है तो। बट डोंट वेस्ट योर टाइम कि दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे में भी यही है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ तो ऐसा फील होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हो चुके हैं इन सब चीज़ों में। तो दूर रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए।